हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीएम मास्टर जी। सो हम अपनी बिजनेस फंक्शंस बिजनेस डिपार्टमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रोक्योर टू पे, यानी कि जो सप्लाई चेन का मेन पार्ट होता है परचेज फंक्शन, उसमें किस तरह के कंट्रोल्स कंपनी लगाने चाहिए, एज एन ऑडिटर आपने क्या चेक करना चाहिए, एज एन मैनेजमेंट आप उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, वो सारा आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं P2P की बात करूं, सबसे पहला चीज होता है वेंडर। तो हमको सबसे पहले वेंडर को आइडेंटिफाई करना होता है। वेंडर आइडेंटिफाई से पहले क्या होगा, सबसे पहले हम जो डिपार्टमेंट होगा, जो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, इन्वेंट्री वाला, उससे आपको पूरे परचेज साइकिल का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले जो यूजर डिपार्टमेंट है, जिसको कोई गुड्स चाहिए, जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए, अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का या मैं प्रोडक्शन का भी बंदा हूँ, तो मैं एक पीआर रेज करूंगा और वो पीआर जाएगा परचेज के पास, और परचेज पर उसके बेसिस पे कोटेशन मंगाएगा, वेंडर सेलेक्ट करेगा। तो हमको सबसे पहले पीआर और पीओ का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि उसके लिए एक डिफाइंड एसओबी होना चाहिए, कंपनी के अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होना चाहिए, और पीआर को डिपार्टमेंट हेड ने अप्रूव करना चाहिए। जैसे मुझे अगर लैपटॉप चाहिए तो मेरे बॉसेस ने वो अप्रूव करना चाहिए मेरी पीआर को। तो ये जो पीआर होगी ये जाएगी परचेज ऑर्डर वाले परचेज के बंदे के पास। उस पीआर के बेसिस पे वो पीओ रेज करेगा, पहले वो कोटेशन मंगाएगा, उसके बाद वो पीओ को रेज करेगा। तो एज एन ऑडिटर आप क्या चेक कर सकते हो, आपको देखना चाहिए कि जो भी पीआर रेज की गई थी उन सबका पीओ जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई ऐसी तो नहीं है जो पीआर बहुत टाइम से पेंडिंग है, और कोई पीआर में जो प्राइस है, जो गुड्स दिए गए थे वही गुड्स पीओ के अंदर परचेज किए गए हैं। अब पीओ के अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए, पीओ जो होता है वो साइन होना चाहिए, प्रॉपरली साइन होना चाहिए। किसके द्वारा? जो भी हमारा डीओ है, डीओ में एक तो पीओ बनाने वाला बंदा होगा, फिर उसका बॉस होगा, और फिर उसके बाद परचेज हेड होगा। तो उन सारे लोगों के साइन होने चाहिए, और डीओ में कुछ किसी और बंदे का भी डाल रखा है तो वो भी साइन होने चाहिए। कई बार ये मैनुअली साइन होते हैं, और कुछ जगह पे सिस्टम के अंदर भी कंट्रोल बनाया होता है कि पूरा का पूरा रिलीज स्ट्रेटजी उसके अंदर आती है कि कौन कौन बंदा पीओ को साइन करेगा। पीओ के अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होनी चाहिए कि क्या डिलीवरी के टर्म्स रहेंगे, क्या पेमेंट के टर्म्स रहेंगे, कितने दिन के अंदर वो गुड्स आना चाहिए, कोई डिले तो नहीं होगा उसके अंदर, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका क्या होगा। ये सारी बातें हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखनी चाहिए। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन पीओ के पीछे लगे हुए होते हैं, वो वहां पर होने चाहिए। कोई मैनुअल पीओ कोई मैनुअल पीओ निवेश नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब पीओ के बाद क्या होगा, जब मटेरियल आएगा तो फिर गेट एंट्री रजिस्टर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए गेट के ऊपर सारी इन्वाट को रिकॉर्ड करने के लिए। बाद हम करेंगे वेंडर का आइडेंटिफिकेशन। तो वेंडर का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें हमारे पास सोर्सिंग का पूरा एक पॉलिसी होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई सारी कोटेशन पिन की जाएंगी, उनको कंपेयर किया जाएगा। पहले वेंडर को आरएफकी भेजा जाएगा, कोटेशन आएगी, कंपेयर किया जाएगा, उसका कोस्ट ब्रेकडाउन भी दिखाया जाएगा वेंडर का, कि वेंडर जो प्राइस कोट कर रहा है उसका ब्रेकअप क्या है। उसके बाद वेंडर का एसओबी डिफाइन किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक ही आइटम हम दो वेंडर से खरीद सकते हैं, तीन वेंडर से खरीद सकते हैं, तो उसका एक एसओबी होता है, उसको बोलते हैं सेव ऑफ बिजनेस। तो सेव ऑफ बिजनेस का फिक्सेशन होता है, स्टार्टिंग में ही सेव बिजनेस का फिक्सेशन किया जाता है। और अगर कोई आइटम सिंगल सोर्स है या कस्टमर अप्रूव्ड है तो उसका स्पेसिफिक अप्रूवल मैनेजमेंट से लेना चाहिए कि भाई ये आइटम हम इसी वेंडर से बाय करेंगे, या इसका स्पेसिफिक रीजन है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए हम किसी और वेंडर से बाय नहीं करेंगे। अगर हमने एसओबी डिफाइन किया गया है तो उस एसओबी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई चेंज किया जाएगा तो वो प्रॉपर अप्रूवल के थ्रू होना चाहिए, उस पर एससीएम हेड का, फाइनेंस हेड का, या जो भी आपकी पॉलिसी में लिखा है उनका अप्रूवल होना चाहिए। तो एसओबी रिपोर्ट का रिव्यू होना चाहिए। किसी भी वेंडर को कोई अनड्यू फेवरिज्म नहीं देना चाहिए। ये एक ऑडिटर, एज ऑडिटर आप ये चेक कर सकते हो।
इसके बाद बेटा हमने एसओबी फिक्स कर दिया, पीआरपी हो गया, मटेरियल गेट पे आ गया। अब यहाँ पे होती है मटेरियल रिसिप्ट का प्रोसेस, यानी कि एमआरएन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो स्टोर वाला बंदा होता है वो उसकी जीआरएन करेगा, पहले मटेरियल को वेरीफाई करेगा अगर वो केजी में हो रहा है। अगर मटेरियल केजी में आ रहा है तो आपको चेक करना चाहिए कि उसका जो पेमेंट है वो इन हाउस किया जा रहा है, उसका पेमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। अगर मटेरियल पीस में आता है तो क्या स्टोर का बंदा उसको फिजिकली काउंट कर रहा है। ये एक ऐसा कंट्रोल कंपनी के अंदर होना चाहिए। और जब भी वो जीआरएन भरता है तो सारे के सारे जो क्रिटिकल फील्ड्स होते हैं उन पर उनको एडिटिंग करने का राइट्स नहीं होना चाहिए। सिर्फ जीआरएन के टाइम पे सिर्फ क्वांटिटी डालने का, इनवॉइस नंबर चेक करने का राइट होना चाहिए, और सिर्फ गारंटी के टाइम पे सारी चीज़ें बाकी पीओ से उठकर आनी चाहिए। किसी भी आइटम का जीआरएन विदाउट गारंटी नहीं बनना चाहिए। ये भी एक कंट्रोल होता है कि भाई गारंटी बनेगी उसकी जीआरएन होगी, और डुप्लीकेट जीआरएन नहीं बननी चाहिए। एक गारंटी की एक ही जीआरएन होनी चाहिए, ये भी आप एक चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ कंपनियां ई वे बिल की मॉनिटरिंग भी लगाती हैं कि जब आपके पास मटेरियल आ रहा है उस टाइम पे ई वे बिल जो सप्लायर ने जनरेट करके दिया है मटेरियल के इनवॉइस के साथ, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया तो ये रिस्क है कि रास्ते में अगर माल पकड़ा जाए तो गवर्नमेंट उसको सीज कर सकती है, या फिर विदाउट ई वे बिल था तो उसको पेनलाइज भी कर सकती है। तो ये कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा जो भी पीओ में क्वालिटी रेट डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सारा का सारा जीआरएन इनवॉइस में वैसा ही, वो सब जीआरएन के टाइम पे चेक हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जीआरएन में, और गारंटी जीआरएन में ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ये भी एक इंप्रूवमेंट पॉइंट होता है। इसकी भी एमआईएस कंपनी के अंदर बनती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्वालिटी। तो जब वेंडर से मटेरियल आता है तो फिर उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है। तो जीआरएन के बाद आता है क्वालिटी चेकिंग। अब क्वालिटी चेकिंग का एक पूरा अप्रूवल मैथड्स होता है, इसकी एक रिपोर्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं QA32 रिपोर्ट। तो क्वालिटी चेक्स होता है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। कुछ आइटम क्रिटिकल है उसकी 100% चेकिंग होती है, कुछ आइटम हो सकता है नॉन क्रिटिकल हो, उसकी कुछ सैंपल बेसिस पे चेकिंग होती हो, 5-10 सैंपल लेकर, तो उसका एक क्राइटेरिया हो सकता है। कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं जो DOL लिस्ट में आते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन, नहीं कि इसकी क्वालिटी चेकिंग वेंडर खुद करके देता है, उसको बोलते हैं DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन। तो उस केस में क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको चेक नहीं करता, बट ऐसे DOL आइटम को स्पेशली डिफाइन किया होना चाहिए, उनका एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा DOL के अंदर है, कौन सा नॉन DOL का आइटम है। क्वालिटी में ये भी आप एज एन ऑडिटर चेक कर सकते हो कि कोई ऐसा लॉट तो नहीं है जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हो सकता है क्वालिटी ने उसको ब्लॉक कर रखा, होल्ड पे करा हुआ हो, या जो मटेरियल वेंडर को वापस जाना चाहिए, या फिर होल्ड करके क्वालिटी भूल गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, एज एन ऑडिटर भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। इसके अलावा क्वालिटी में एक मेजर आइटम आता है, वो होता है रिजेक्शन। तो रिजेक्शन जब होता है बेटा तो क्वालिटी डिपार्टमेंट को रिजेक्शन का रीज़न देना होता है। कई बार वेंडर को बुलाया जाता है, उसको दिखाया जाता है, कई बार कुछ गुड्स अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, तो उसका सेग्रीगेशन भी कराया जाता है। और जो भी रिजेक्शन होती है उसकी रिजेक्शन की रिपोर्ट्स निकलती हैं, F2 Q2 ZL, इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। वेंडर से एक्शन प्लान लिया जाता है उसका कि कोई भी क्वालिटी का डिफेक्ट अगर आया है जिसकी वजह से मटेरियल रिजेक्ट हुआ है। एक तो हो गया इनकमिंग रिजेक्शन, एक लाइन रिजेक्शन भी होता है, तो उस केस में भी वेंडर से एक्शन प्लान लेते हैं। अब जो भी रिजेक्शन होगी उसके लिए वेंडर को डेबिट किया जाता है, कुछ कंपनी में इसको पेनलाइज भी किया जाता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा एज ऑन ऑडिटर कि ये सारी कंट्रोल्स कंपनी के अंदर हैं। इसके अलावा कई बार रिजेक्शन की अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग होती है, ये आपको एक बार देखना चाहिए। रिजेक्शन सही तरीके से रिपोर्ट होनी चाहिए, और इसमें वेंडर की रेटिंग भी दी जाती है क्वालिटी डिपार्टमेंट द्वारा। तो वेंडर की रेटिंग आपको चेक करनी चाहिए। किसी वेंडर की रेटिंग अगर डाउन जा रही है, हालांकि वेंडर रेटिंग के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, वेंडर का ऑडिट्स भी होता है, वो डिलीवरी की बेस पे भी हो सकती है, वो क्वालिटी की बेस पे भी हो सकती है, रिजेक्शन की बेस पे हो सकती है। इसमें एक PPM भी यूज होता है, तो बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, कि कितने पार्ट्स वेंडर के रिजेक्ट हुए पर मिलियन 10 लाख में से, इसकी भी रिपोर्टिंग होती है। ये भी आप चेक कर सकते हैं सही हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल पासिंग और GIR। तो एक बार स्टोर ने GIR कर दिया, क्वालिटी ने मटेरियल पास कर दिया, अगर क्वालिटी रिजेक्ट करेगा तो वो सेल सेटिंग तो वापस जाएगा वेंडर के पास। क्वालिटी पास कर देगा तो फिर मटेरियल जो जो तो स्टोर के पास रहता है, स्टोर से प्रोडक्शन में जाता है, और इनवाइस अकाउंट्स के पास जाता है, अकाउंट उसकी बिल बुकिंग करता है और GIR की मॉनिटरिंग करता है। देखो जब GIR नहीं होती तो GIR ओपन होती है, और GIR क्लियर होती है जब बिल पासिंग काउंट्स करता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, बिल पासिंग के टाइम पे जो भी PO में रेट था वो ऑटोमेटिकली उठ के बिल पासिंग के टाइम पे आना चाहिए। फाइनेंस वाले बंदे को उसका क्वांटिटी रेट पेमेंट टर्म्स वगैरह चेक करना चाहिए। अगर PO से डिफरेंट प्राइस है तो जो PO के हिसाब से उसी के हिसाब से बिल पास करना चाहिए, बाकी का उसको डेबिट क्रेडिट नोट वेंडर फिनांस में रेज कर देना चाहिए। जो भी ओपन GIR पड़ी है उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कोई GIR बहुत टाइम से पेंडिंग ना खड़ी हो, उसका GIR हो गया और लेकिन बिल बुक ना हुआ हो। और इन्वॉइसिंग में भी ये चेक होना चाहिए कि डुप्लीकेट बिल बुक नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक FB60 रिपोर्ट होती है, उसका रिव्यू किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बिल पासिंग।
इसमें एक सप्लाई वैल्यूएशन रेटिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि सप्लायर को रेटिंग दी जाती है, उसकी वेंडर रेटिंग होती है। एज अ जिसको आप रिव्यू कर सकते हो, उसका पीपीए की कैलकुलेशन देख सकते हो। इसमें वेंडर का एक और चीज़ आती है बेटा, वो होता है वेंडर का मास्टर। जैसे वहाँ हमने मटेरियल में मटेरियल मास्टर पढ़ा था, वैसे ही वेंडर का मास्टर होता है। उसका वेंडर क्रिएट करने का एसओपी होता है कि कौन बंदा क्रिएट करेगा। जनरली जो नॉन फाइनेंशियल डिटेल होती है वो परचेज डालता है, जो फाइनेंशियल डिटेल होती है वेंडर की, बैंक अकाउंट वगैरह, पैन, जीएसटी वगैरह, वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट डालता है। तो वेंडर से सारे डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट, उसके पैन, जीएसटी, आधार वगैरह, कैंसिल चेक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंपनी में खरीद नहीं वो चेक करना चाहिए। इसके अलावा कुछ डिक्लेरेशन हो सकती है इनकम टैक्स की, टीडीएस काटने की ना काटने की, एमएसएमई सर्टिफिकेट, तो वो सब भी वेंडर से लेना चाहिए। फिर अगर वेंडर मास्टर में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी ऑथराइज मोड पर होना चाहिए। उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन चेंज करेगा, कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। स्पेशली पैन नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह में चेंज नहीं अलॉक होना चाहिए, वो फाइनेंस के द्वारा होना चाहिए, ताकि कोई अनऑथराइज अनइंटेंशनल मालिशियस ट्रांजेक्शन ना कर सके। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि ऐसे वेंडर्स है जो रिडेंडेंट है, जिनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, उनको डीएक्टिवेट कर दिया, या फिर कोई डुप्लीकेट वेंडर्स हो जिनका सेम जीएसटी हो, सेम नाम हो, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको सिस्टम में डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। पेमेंट टर्म्स इनकोडम्स वगैरह को कंपेयर करना चाहिए, जो पीओ में दे रखे जो मास्टर में वो सेम हो, उसमें कोई चेंज ना हो, कोई डुप्लीकेसी ना हो। ये सारा वेंडर मास्टर के अंदर आप चेक कर सकते हो, कंपनी अपना कंट्रोल लगा सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें पेबल मैनेजमेंट। जो हमने बिल बुक कर दिया उसके बाद वेंडर को पेमेंट भी तो करेंगे, तो उसके लिए भी एक एसओपी हो सकता है कि हमें पेमेंट जो करनी है वो कितने दिन के अंदर करनी है। जनरली पेमेंट का एक साइकिल होता है कंपनी के अंदर, कोई लोग वीकली करते हैं, कुछ कंपनी में मंथली होता है, कुछ कंपनी में हाफ ईयरली होता है। तो देखना पड़ेगा कि वेंडर पेमेंट का साइकिल क्या है, उसकी बैंक डिटेल अपडेट होनी चाहिए। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि कोई भी इनएक्टिव वेंडर, डुप्लीकेट वेंडर्स ना हो, उनको पेमेंट ट्रांजेक्शन ना हो। उसके बाद पेमेंट टर्म के हिसाब से पेमेंट हो, जो वेंडर एरिया निकल के आती है उसका एक क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए, क्वार्टरली या मंथली। और ऐसे कोई वेंडर्स हैं जो जीएसटी में अपना डेटा, अपना इन्वॉइसेस सबमिट नहीं कर रहे हैं, आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा है, उसकी पेमेंट को ब्लॉक कर देना चाहिए। क्योंकि एडवांस पेमेंट की गई है वेंडर को, तो उसकी स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और ज़्यादातर कंपनी से पेमेंट का प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई इनिशियली इंटरेस्टली उसमें कोई रिस्क ना रह पाए, कोई उसका लूपहोल्स ना रह पाए। कोई अगर लॉन्ग पेंडिंग बैलेंसेस पड़े हुए हैं, कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट आ रहा है वेंडर में, तो उसको चेक करना चाहिए, वेंडर का रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, और एमएसएमई वेंडर को टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कंपनी को इंश्योर करनी चाहिए। एज ऑडिटर आपको ये चेक करना चाहिए। क्या बेटा इसमें एक जॉब वर्क भी आता है कि अगर आप जॉब वर्क पे मटेरियल भेजते हो तो वही है कि सारा का सारा जो आप भेजोगे वो आरजीपी के थ्रू जाएगा, चलान के थ्रू जाएगा, उसका आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें एक वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होनी चाहिए जॉब वर्कर के साथ। अगर कोई डिले होता है, कोई क्वालिटी इशू आता है, उसका पेनल्टी क्लॉज डिफाइन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जॉब वर्कर के एग्रीमेंट पर होनी चाहिए। ई वे बिल का कंट्रोल होना चाहिए जॉब वर्कर के साथ जब वो मटेरियल को भेजेगा। उसके जीएल का एज ऑन नेटवर्क रिव्यू कर सकते हो कि कोई अनइंटेंशनल ट्रांजेक्शन तो नहीं आ रही, कोई अगर क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह लेना था तो वो लिया है कि नहीं लिया, ये सारा आप जॉब वर्कर से चेक कर सकते हो। इवन वेंडर के केस में भी चेक कर सकते हो। वेंडर मास्टर की तरह से एक प्राइस फिक्सेशन का एक प्राइस मास्टर भी होता है कि कुछ आइटम्स का प्राइस जो होता है वो प्राइस मास्टर में मेंटेन होता है, मटेरियल मास्टर इसको बोलते हैं। उसमें जो भी चेंज होगा, अगर वेंडर को हम कोई प्राइस चेंज देवें मुझे, तो ये हमें ये चेक करना चाहिए कि हमने कस्टमर से रिकवर किया है कि नहीं किया। खास करके मेटल के केस में या ऐसे गुड्स जिनका प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, हमने वेंडर को अगर प्राइस इंक्रीज दिया तो वो हमने कस्टमर से भी रिकवर कर लिया हो। ये चीज़ कंपनी को इंश्योर करनी चाहिए। उसके लिए कंपनी ने सप्लीमेंट्री वेस्ट कर देना चाहिए। जो भी कमोडिटी के आइटम्स होते हैं, जो भी ऐसे आइटम्स होते हैं, उनका प्राइस होता है मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसका फिक्सेशन उस तरीके से होना चाहिए
यानी कि बेसिकली इसमें बताया था NSC सॉरी LME BME की वजह से हो रहा है, तो उन सबका प्राइस वेरिएशन भी आप चेक कर सकते हो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके अलावा बेटा मटेरियल इन ट्रांजिट में अगर वेंडर ने मटेरियल भेज दिया और कस्टमर के पास अभी तक हमारे पास नहीं आया है तो उसको हम मटेरियल इन ट्रांजिट बोलते हैं। तो उसकी एजिंग चेक करनी चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो बहुत टाइम से इन ट्रांजिट आ रहा है। जनरली अगर हमारी ही यूनिट से हमको भेजा है तो वैसे भी में ट्रांजिट में दिखेगा, वहाँ से आउट हुआ हमारे पास नहीं है, उसको आपको उसकी एजिंग को देखना चाहिए, उसकी कट ऑफ डेट को देखना चाहिए, और ट्रांजिट का इंश्योरेंस लिया हुआ है कि नहीं हुआ ये कंपनी को इंश्योर करना चाहिए। कुछ कंपनीज बिल डिस्काउंटिंग लेती है, वैसे अकाउंट्स का पार्ट है, अगर बिल डिस्काउंटिंग दे रखी है तो आपको देखना चाहिए कि उसकी डिस्काउंटिंग करेक्ट है या नहीं है। अगर हमने कस्टमर को क्या डिस्काउंट दिया है अर्ली पेमेंट का तो उसकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो एज अ मॉनिटर। अगर हमने बैंक से बिल डिस्काउंटिंग ले रखी है तो उसके इंटरेस्ट रेट रीजनेबल है कि नहीं है, बैंक क्या चार्जेस लगा रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कहीं पे कोई एसओडी कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसकी जीआरसी रिपोर्ट निकलती है जो चालाकी डी देख सकती है, चेक कर सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के पास, किसी भी यूज़र के पास कोई एसओडी कन्फ्लिक्ट वाली ट्रांजेक्शन के राइट तो नहीं है। इसी के साथ ही हमारा ये परचेज साइकिल का पूरा ऑडिट, पूरा फंक्शनिंग हमने समझ लिया है अच्छे से। इसको अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।